हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। मैं अर्जुन सिंह राठौड़ वेलकम करता हूं आपको मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश एरा जयपुर पे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो है एसएससी सीजीएल 2019 की जो वैकेंसी थी और जिसका जो पेपर हमारा 4 मार्च 2020 को जो पेपर हुआ था, उस पेपर को आज मैं आपके सामने सिर्फ इंग्लिश सेक्शन का डिटेल सॉल्यूशन विद ग्रेट अप्रोच एंड टाइम इफिशियंसी मैं आज आपके सामने सोल्व करवाने वाला हूं वो पेपर। ठीक है, तो अगर आपको ये अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इसको शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और टोटल इसमें 25 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, उनके अंदर क्या अप्रोच थी, क्या एलिमिनेशन पावर थी, वो सारा का सारा हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। मैं अर्जुन सिंह राठौड़ वेलकम करता हूँ आपका आज की क्लास में। देखिए फ्रेंड, आज की जो हमारी क्लास है वो एसएससी से रिलेटेड है। एसएससी के अंदर आज हम सीजीएल 2019 जो वैकेंसी थी, ठीक है, जिसका एग्ज़ाम जो है 4 मार्च 2020 को शिफ्ट थर्ड का जो पेपर है इंग्लिश सेक्शन ओनली, वो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ विद फुल एक्सप्लेनेशन। ओके, तो चलिए आज का पेपर हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ हमारे को दिया हुआ है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। देखिए एंटोनिम मीन्स होता है अपोजिट वर्ड। अरे ये बात समझ में, किसी भी तरह से हिंदी में कहते हैं विलोम शब्द, या एक तरह से होता है ना विपरीत वर्ड जो होते हैं उन्हें बोला जाता है आपके एंटोनिम वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे को क्वेश्चन दिया हुआ है स्पार्स, SPARSE। तो मैं बात करूँ तो स्पार्स मीन्स होता क्या है। तो देखिए स्पार्स मीन्स होता है कोई भी चीज़ डिवाइड होती है, एक तरह से बटी हुई होती है, शॉर्ट सप्लाई होती है, उसे बोला जाता है स्पार्स। तो यहाँ लिखा हुआ है जैसा कि स्पार्स का मीन है स्कैंटी और इन शॉर्ट सप्लाई। अरे ये बात समझ में, थोड़ा कम या उसके लिए किसका यूज किया जाता है, आपके स्पार्स का यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसके अपोजिट की बात करें तो जो चीज़ शॉर्ट सप्लाई में होगी उसका अपोजिट क्या होगा, ज़्यादा के तौर पे होगा, लार्ज क्वांटिटी की तौर पर होगा। तो उसके लिए एक ही ऑप्शन यहाँ पर फिट बैठ रहा है जिसका है अबेंडेंट। क्या है वर्ड, अबेंडेंट। तो अबेंडेंट जो वर्ड होता है, देखिए एक होता है अबेंडन, वो स्पेलिंग अलग होती है। उस अबेंडन का मतलब होता है परित्याग करना है, त्याग देना। अबेंडेंट या अबेंडेंस जो होता है उसका मतलब होता है एग्जिस्टिंग और अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटीज और प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल मतलब ज़्यादा मात्रा में कोई चीज़ होती है तो उसे बोला जाता है आपके अबंडेंट बोला जाता है। तो बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर। तो स्पार्स का डायरेक्टली आंसर क्या होगा, नंबर सेकंड। फिर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से पढ़िएगा। गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंस, मतलब ये वाला जो डायरेक्शन है ये कह रहा है हमें पैरा जम्बलिंग की। किसकी कह रहा है, पैरा जम्बलिंग। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस पिक द वन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर। नीचे 4 ऑप्शन आपको दिए हुए, इनमें से एक पिक करना है हमें और बताना है कि कौन सा राइट होगा। तो देखिए इससे मैं इसमें एक ट्रिक बता देता हूँ किस तरह से हम एलिमिनेशन के थ्रू भी इसे कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है फैमिली। क्या आ रहा है यहाँ पर, फैमिली। अब आप ये देखो कि फैमिली वर्ड और कौन से सेंटेंस में आ रहा है। तो मैं अगर बात करूं तो इस सेंटेंस में भी क्या आ रहा है, फैमिली आ रहा है। मतलब जब सेम वर्ड की बात होगी तो इसका मतलब है कि वो दोनों सेंटेंस एक दूसरे से रिलेट करेंगे और एक साथ होंगे। यानी इसका मतलब हमें ये पता लग चुका है कि फैमिली यहाँ भी है और फैमिली वर्ड यहाँ भी है। ठीक है, मतलब ये दोनों एक साथ आएंगे, ये कंफर्म है। दैट्स मीन ए और डी एक बार पढ़ लेते हैं। मैंने कहा अपॉन रिटर्निंग फ्रॉम हिज ट्रेवल्स ही वाज फोर्स्ड टू लिव इन ए हाउस वेयर हिज लार्ज फैमिली लिव्ड। ठीक है, मतलब वो उसकी यात्राओं से जब वापस लौटा तो उसे ऐसे मकान में रहने के लिए फोर्स किया गया जहां पर उसका बड़ा परिवार रहता था। अपार्ट फ्रॉम फैमिली मेंबर्स, मैरिड्स ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स ऑल्सो ट्रीटेड द हाउस एज देयर ऑन। इन फैमिली मेंबर्स के अलावा डोमेस्टिक एनिमल्स के जो मैरिड्स थे वो भी इस मकान को ऐसे ट्रीट करते थे जैसे वे खुद का हो। तो इसका मतलब ये वाला पहले आ रहा है और उसके बाद, मतलब फर्स्ट पोजीशन ए और डी में किसकी बन रही है, ए की। और उसके बाद इन फैमिली मेंबर्स के अलावा ये लोग भी थे, एनिमल्स के जो मैरिड्स थे, वो इस मकान को अपने खुद के तौर पर ट्रीट करते थे। तो ऐसी कंडीशन में ए पहले डी बाद में, मतलब जिस सेंटेंस के अंदर ए डी का कॉम्बो बन रहा है और ए पहले है डी बाद में एक साथ आ रहे हो तो वो सेंटेंस ऑप्शन में फिट होगा। तो यहाँ देखो यहाँ एडी है लेकिन डी पहले है और ए बाद में, तो ये क्या हो चुका है, गलत। यहाँ एडी है, ए पहले है डी बाद में, मतलब ये आंसर हो सकता है, कंफर्म नहीं है।
यहाँ भी एडी है, ए पहले डी बाद में, मतलब ये भी आंसर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर डी अलग है, ए अलग है, तो ये तो वैसे ही क्या हो गया, गलत। तो इसे कहा जाता है एलिमिनेशन पावर जंबलिंग सेंटेंस के अंदर। और ऐसी कंडीशन के अंदर हम हमेशा क्या करेंगे, पहले जंबल्ड को अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वर्ड फाइंड करके उनकी एक तरह से कनेक्टिविटी देखेंगे, दो जो ऑप्शंस होंगे उनकी, और उसके बाद हम एलिमिनेट करेंगे। अब हमारे पास दो आ चुके हैं, सेकंड और थर्ड। अब मैं इसमें अगर बात करूं तो बी बोल रहा है वैकम मोहम्मद बशीर वॉज ए मलयालम फिक्शन राइटर फॉर वैकम इन केरला। केरला में एक जगह वैकम नाम से, वहाँ के जो थे ये मोहम्मद बशीर थे, एक मलयालम फिक्शन राइटर थे, स्टोरी राइटर, कथा लेखक थे ये। द हाउस होल्ड वॉज ऑलवेज नॉइजी एंड फुल ऑफ काउज, नो प्लेस फॉर ए राइटर श्योरली। ठीक है भाई, हाउस होल्ड जो था, मकान में हमेशा क्या रहती थी, आवाज रहती थी या शोरगुल मचा हुआ रहता था हमेशा, वहां राइटर के लिए कोई जगह ही नहीं थी। तो इसका मतलब क्या होगा कि पहले हमारे लिए राइटर कौन है, यहाँ पर मोहम्मद बशीर है, मतलब ये पहले होगा, सी बाद में होगा। तो ऐसे में पोजीशन देखो कि जहां बी पहले है और सी बाद में, तो वो भी सेम मिल रही है, यहां भी बी पहले सी बाद में, यहां भी बी पहले, यहां भी सी बाद में है। लेकिन अगर मैं बी सी ए डी, अब हमें पता लग चुका है, तो इनको एक बार जमा लेते हैं। मैंने कहा वैकम मोहम्मद बशीर वॉज ए मलयालम फिक्शन राइटर इन वैकम इन केरला। द हाउस होल्ड वॉज ऑलवेज नॉइजी एंड फुल ऑफ काउज, नो प्लेस फॉर ए राइटर श्योरली। ठीक है, अपॉन रिटर्निंग फ्रॉम हिज ट्रेवल्स, तो भैया पहले कुछ बताना तो होगा ना हमारे को, तो इसलिए ये ऑप्शन क्या हो चुका है, रॉन्ग। तो आपका आंसर थर्ड राइट है, मतलब वैकम मोहम्मद बशीर वॉज ए मलयालम फिक्शन राइटर फ्रॉम वैकम इन केरला। ठीक है, अपॉन रिटर्निंग फ्रॉम हिज ट्रेवल्स ही वाज फोर्स्ड टू लिव इन ए हाउस वेयर हिज लार्ज फैमिली लिव्ड, जहाँ उनका बड़ा परिवार रहता था। अपार्ट फ्रॉम फैमिली मेंबर्स के अलावा मैरिट्स ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स ऑल्सो ट्रीटेड द हाउस एज देयर ओन। डोमेस्टिक एनिमल्स के जो मैरिट्स थे वो उस मकान को वैसे ही ट्रीट करते थे जैसे वो उनका खुद का हो। द हाउस होल्ड वॉज ऑलवेज नॉइज एंड फुल ऑफ काउज, हाउस होल्ड जो था या मकान का जो अंदरूनी भाग था या बाहरी जो भी था, वो फुल ऑफ काउज मतलब फुल शोरगुल से भरा रहता था, आवाज होती रहती थी। वहां पर राइटर के लिए कोई जगह नहीं थी, मतलब एक लेखक के लिए वो स्थान सुटेबल नहीं था। बताइए कोई दिक्कत क्वेश्चन नंबर 2 में? आई होप समझ आ चुका है। चलिए आगे देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब यहां पर स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, पहचानो कौन सी। तो मैं आपको बता देता हूं, इनका सीधा सीधा रिलेशन आपके वोकैब पावर से होगा। अगर आपको वोकैब पावर है और अल्फाबेटिकल वोकैब आप अच्छे से कर रखे हो तो इसमें कोई गलती नहीं होने वाली है। इसके लिए आप मेरा इसी चैनल पर मेरा एक वीडियो है अल्फाबेटिकल वोकैब का, तो उसे आप देख लीजिएगा, वो आपको अच्छा लगेगा वो। ठीक है, तो उसमें आपको समझ आएगा किस तरह से वोकैब स्ट्रॉन्ग की जाती है। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ हमारा जो आंसर होगा वो नंबर 3 हमारा आंसर होगा। इटिनेरेंट, इटिनेरेंट की जो स्पेलिंग होती है उसमें आर के बाद ए आता है, हमेशा आर ई नहीं होता है, और इसका मतलब होता है ट्रेवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह तक जो घूमने वाला पर्सन होता है उसे क्या बोला जाता है, इटिनेरेंट बोला जाता है। जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं एक तरह से घुमक्कड़, ठीक है, या दल बदल जो होता है ना एक तरह से, जिसको वॉन्डर कहते हैं। अरे ये बात समझ, टेम्परर जिसे कहा जाता है, तो वो सारे वर्ड आपके किसके सिनोनिम होते हैं, इटिनेरेंट के। क्लियर? फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, बीइंग ए मिलेनियर ही इज लीडिंग ए लाइफ, भाई एक क्या है, वो एक मिलेनियर पर्सन है। अरे ये बात समझ में, खूब पैसा है उसके पास, तो वो कैसी जिंदगी जिएगा भाई, वो ऑब्वियसली सी बात है, एक लग्जीरियस लाइफ जिएगा। कैसी लाइफ स्पेंड करेगा वो, लग्जीरियस लाइफ स्पेंड करेगा। एक्सपेंसिव जिंदगी तो होगी नहीं, डेस्टिट्यूट तो वंचित वो किसी चीज से रहेगा नहीं, कंडक्सिव जिंदगी भी उसकी नहीं होने वाली है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पर, लग्जीरियस आंसर होगा। फिर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म। देखिए पैसिव वॉइस आ चुका है, तो देख लेते हैं इसको हम। डिड द प्रॉब्लम्स यू हैड टू फेस डिस्करेज यू। देखिए अप्रोच क्या रहनी चाहिए, सबसे पहली चीज चेक करने का। देखो पूरा का पूरा क्वेश्चन कभी नहीं देखा जाता जब नन ऑफ दीज नहीं हो। यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, डिड। क्या दिया हुआ है आपको, डिड। डिड हमेशा एक्टिव वॉइस में कौन से टेंस में होता है, पास्ट के सिंपल में। और पास्ट के सिंपल को अगर आप कभी भी, या पास्ट इंडेफिनेट को अगर आप कभी भी पैसिव में कन्वर्ट करोगे तो वो चला जाता है पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट कंटिन्यूअस, जिसमें हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज और वर। तो इसका मतलब है कि जिस एक्टिव को हम पैसिव में बदल रहे हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर आएगी। तो हम ये चेक करेंगे कि किस ऑप्शन में आपके वॉज या वर नहीं है। जिन ऑप्शन में वॉज या वर नहीं है उन्हें हम हटा देंगे। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में हैव दिया हुआ है तो ये हट जाएगा,
सेकंड में आर दिया हुआ है तो ये भी हट जाएगा, और थर्ड में भी, फोर्थ में भी आर है तो ये भी हट जाएगा। तो सोचो इतनी सी चीज से हमने पता लगा लिया कि हमारा आंसर क्या होगा, थर्ड होगा, और हमारा आंसर वर से स्टार्ट होगा। बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है? वेरी गुड। तो इसका आंसर होगा वर यू डिस्करेज्ड बाय द प्रॉब्लम्स यू हैड टू फेस, और यहां भी क्वेश्चन मार्क है, इसलिए आंसर में भी क्या लगेगा आपके, क्वेश्चन मार्क। तो बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है? वेरी गुड। फिर हम देखते हैं सेलेक्ट द, क्वेश्चन नंबर 6 है सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। ठीक है, मतलब वन वर्ड के तौर पर पूछा गया है। तो देखिए, वन हु इज प्री ऑक्यूपाइड विद हिज ऑन इंटरेस्टेस। ठीक है, जो अपने खुद के स्वार्थ को पहले ही सिद्ध कर ले। अरे ये बात समझ में? ठीक है, ऐसे पर्सन को क्या बोला जाता है आपके, उस पर्सन को इगोइस्ट पर्सन कहते हैं हम। और इगोइस्ट मीन्स होता है आपके ए सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश पर्सन जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, इगोइस्ट। और ये किसका अपोजिट होता है, ये अल्ट्रिस्ट का। किसका होता है? अल्ट्रिस्ट का। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ आ चुका है। फिर आगे बढ़ते हैं, कॉम्प्रहेंशन आ चुका है। देखिए कॉम्प्रहेंशन आप जानते हो आरसी का पार्ट होता है, रीडिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए हमारी। इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 डिलीटेड है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द अल्टरनेटिव्स गिवन। नीचे ये सारे आपको अल्टरनेटिव दिए हुए हैं, इनमें से आपको आंसर बताना है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ईच ब्लैंक। जैसे देखिएगा, मिल्टन हर्सी रिटर्न टू द विलेज वेयर ही हैड बॉर्न इन द हार्ट ऑफ ए डेयरी कंट्री। ठीक है, मिस्टर हर्से जो थे वो अपने गांव लौट आए जहां पर वो पैदा हुए थे। ठीक है, एक डेयरी कंट्री जो थी उसके हार्ट में, मतलब बीचों बीच गांव बसा था। ही ओपन हिज चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। उन्होंने अपना चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन किया। कब? 1905 में। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन से रिलेटेड है। अब आपको पता है कोई भी ईयर होता है, मंथ होता है, सेंचुरी होती है, एज होती है, तो उससे पहले हम किसका यूज करते हैं? प्रीपोजिशन इन का। तो आपका यहाँ जो आंसर होगा वो क्या होगा? इन 1905। क्लियर? आगे देखिए, विद एक्सेस टू ऑल द फ्रेश मिल्क ही, क्या किया उन्होंने, मतलब फ्रेश मिल्क को एक्सेस करने के लिए उनको जरूरत थी। आ रही है बात समझ में? तो यहां पर क्या हो जाएगा? ही नीडेड। क्या आंसर होगा हमारा यहां पर? सेकंड, ही नीडेड। ही बिगेन प्रोड्यूसिंग द फाइनेस्ट मिल्क चॉकलेट। आ रही है बात समझ में? उन्होंने सबसे बेहतरीन मिल्क चॉकलेट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। द प्लांट ओपनड इन ए स्मॉल पेनिसिल्वानिया विलेज इन टुडे। भाई प्लांट जो था वो ओपन किया गया। क्लियर? तो प्लांट के साथ आप अच्छे से जानते हो ये प्लांट पौधा वाला प्लांट नहीं है, ये एक फैक्ट्री के तौर पर है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में नॉन लिविंग है तो हु का यूज हम नहीं कर सकते। ठीक है, व्हेन का यूज, समय की बात नहीं हो रही तो ये भी नहीं होगा, और व्हाट का यूज भी नहीं होगा। तो नॉन लिविंग के लिए हम किसका यूज करेंगे? दैट का यूज करेंगे। तो राइट होगा द प्लांट दैट ओपनड इन ए स्मॉल पेनिसिल्वानिया विलेज इज टुडे द, ठीक है, लार्जेस्ट चॉकलेट फैक्ट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, दुनिया में सबसे बड़ी चॉकलेट फैक्ट्री है। तो सुपरलेटिव अगर मामला होगा तो ऐसी कंडीशन में ना लार्ज होगा ना लार्जर होगा, कंपैरेटिव डिग्री भी नहीं आएगी। लार्जेस्ट से पहले मोस्ट हम डबल सुपरलेटिव का यूज नहीं करेंगे, तो वन भी रॉन्ग होता है। तो राइट क्या होगा? नंबर थर्ड, लार्जेस्ट हमारा आंसर होगा। द कन्फेक्शंस क्रिएटेड हियर आर, ठीक है, अराउंड द वर्ल्ड। क्लियर? तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा आपके आंसर? तो यहां होगा फेवरेट्स। हमारा आंसर क्या होगा यहां पर? फेवरेट्स, मतलब नंबर 4 यहां पर हमारा आंसर है। आ रही है बात समझ में? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद की जाती है जो यहाँ पर मिठाइयाँ बनाई जाती है, चॉकलेट्स बनाई जाती है। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा कॉम्प्रहेंशन पार्ट भी। चलिए आगे देखते हैं अब हम। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। चिल्ड्रन अंडर 5 years आर फ्रॉम पासपोर्ट बायोमेट्रिक्स। 5 साल से नीचे के जो बच्चे हैं उनको बायोमेट्रिक पासपोर्ट में क्या दी जाती है? छूट दी जाती है। और छूट देने को हम क्या कहते हैं? एग्जेम्प्टेड कहते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा? 4 आंसर होगा। तो एग्जेम्प्टेड मीन्स होता है आपके छूट देना। आ रही है बात आपको अच्छे समझ में? फिर हम देखते हैं यहाँ पर सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ओके, समझिएगा,
इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड यहाँ पर कौन सा है, कौन सा वर्ड इनकरेक्ट लिखा हुआ है। तो आपको अच्छे से पता है कि डिलीवर की जो स्पेलिंग होती है उसमें डी आई नहीं होकर हमेशा क्या होता है, डी ई। तो डिलीवर में हो जाएगा ब्रिंग एंड हैंड ओवर ए लेटर, पार्सल और गुड्स टू द प्रॉपर रिसिपेंट और एड्रेस। ठीक है, मतलब कोई भी लेटर, कोई भी पार्सल, कोई भी सामान किसी प्रॉपर रिसिपेंट पे या एड्रेस के ऊपर पहुंचाने को क्या बोला जाता है, आपके डिलीवर बोला जाता है। तो डिलीवर की स्पेलिंग में डी ई होता है। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। तो ग्रामेटिकल एरर जब भी होती है तो ऐसी कंडीशन में आपको अच्छे से पता है कि हमेशा ग्रामर का रोल होता है। तो हम यहां देखते हैं, मैंने कहा आई एम बिलीविंग यू हैव सबमिटेड ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, आप अच्छे से जानते हैं कि बिलीविंग जो है ये कभी हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बिलीव एक स्टेटिव वर्ब होती है। बिलीव कैसी वर्ब होती है? हमेशा स्टेटिव वर्ब होती है। और जो स्टेटिव वर्ब होगी उसमें हमेशा राइट क्या होगा, आपके आई बिलीव। क्या राइट होगा? आई बिलीव। तो इसलिए आई एम बिलीविंग एरर पार्ट है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी सभी सही है, तो आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पर? फोर्थ ऑप्शन होगा। चलिए आगे देखते हैं अब हम। Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitutes. तो underlined segment हमारे को क्या दिया हुआ है? benefit to me। तो देखिए क्वेश्चन, मैंने कहा योर एडवाइस विल बेनिफिट टू मी। तो हमेशा ध्यान रखना बेनिफिट्स टू मी होता है, बेनिफिट्स ऑफ होता है, बेनिफिट्स फॉर होता है। आ रही है बात समझ में? बेनिफिट्स ऑफ होता है। तो बेनिफिट अगर कभी भी आता है तो इसके बाद टू का, ऑफ का, इनका यूज आप नहीं कर सकते। तो राइट इसमें डायरेक्टली होगा बेनिफिट मी। क्या राइट होगा आपके? बेनिफिट मी होगा, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में चला जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं कहूंगा तो कहूंगा बेनिफिट्स, क्या बोलूंगा मैं? बेनिफिट्स टू दिस थिंग। क्लियर है? तो बेनिफिट्स नहीं होकर यहां पर क्या हो गया? बेनिफिट में डायरेक्टली होगा। टू प्रिपोजिशन या कोई भी बेनिफिट के बाद प्रिपोजिशन आप यूज नहीं लेंगे। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। जैसा कि यहां पर है ब्रिंग टू लाइट। क्या है? ब्रिंग टू लाइट, किसी को प्रकाश में लाना, मतलब उसको क्लियरली बता देना। तो इसका आंसर होगा आपके रिवेल क्लियरली। किसी भी चीज को साफ तौर पर प्रकट करने को क्या बोला जाता है? आपके ब्रिंग टू लाइट। दैट्स मीन मेक और बिकम वाइडली नॉन और एविडेंट। क्लियर? फिर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाइड द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। उस सेगमेंट को ढूंढो इन चारों में से जिसमें ग्रामेटिकल एरर है। तो देखिए, नो सूनर डिड वी रिसीव योर मैसेज व्हेन वी हैव ए साई ऑफ रिलीफ। तो वी हीव्ड ए साई ऑफ रिलीफ। तो यहां देखिए, ग्रामर में अगर आपने कंजंक्शन पढ़े हो तो पेयर कंजंक्शन में नो सूनर के साथ जो कंजंक्शन का पेयर बनता है वो व्हेन नहीं बनता है, वो हमेशा क्या बनता है? देन। क्यों? क्योंकि नो सूनर कंपैरिजन की बात करता है और देन की स्पेलिंग THAN होगा। तो यह होगा राइट, नो सूनर डिड वी रिसीव योर मैसेज। ठीक है, जितना जल्दी हमने तुम्हारा मैसेज नहीं सुना, जैसे ही हमने तुम्हारा मैसेज सुना हमने एक शांति की आह भरी। तो यहाँ वैन की जगह क्या होगा? देन। तो इसलिए वैन जिसमें आ रहा है वो सेक्शन आपका आंसर होगा, जो कि किस में आ रहा है? आपके फोर्थ में आ रहा है। तो बताइए कोई दिक्कत इसमें नहीं है? वेरी गुड। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। हमारे से पूछा गया इस आइडियम का मीन क्या है? तो होल्ड वाटर। होल्ड वाटर आपके किसको कहा जाता है? तो हमेशा ध्यान रखना, होल्ड वाटर मीन्स होता है आपके वैलिड थिंग। दैट्स मीन टू बी वैलिड। क्या आंसर होगा इसका? आपके टू बी वैलिड को बोला जाता है ऑफ ए सेगमेंट, थ्योरी और लाइन ऑफ रीजनिंग अपियर टू बी वैलिड, साउंड और रीजनेबल। अगर कोई चीज दिखती है, साउंड चीज होती है, ठीक है, वैलिड होती है, ऑथेंटिक होती है, तो उसे बोला जाता है आपके होल्ड वाटर। क्या बोला जाता है उसे? होल्ड वाटर। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 19। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। दिए हुए शब्द का सिनोनिम बताइए। तो देखिए, सॉलिटरी। वर्ड क्या है? सॉलिटरी। सॉलिटरी मतलब होता है एकांतवास या अकेलेपन को बोला जाता है। तो यहां अगर मैं बात करूं तो स्टबर्न यानी होता है जिद्दी, सेंसिबल यानी होता है जिसमें सेंस हो, स्प्लेंडेड यानी होता है शानदार, और सिंगुलर यानी होता है एक। तो एकांत के लिए या एक के लिए, सिंगल के लिए, सॉलिटरी मीन्स भी सिंगल होता है, तो इसके लिए वर्ड क्या आ रहा है? सिंगुलर। तो इसका आंसर हो गया आपके सिंगुलर। डन और एग्जिस्टिंग अलोन। जो चीज एग्जिस्टिंग अलोन होती है, अलोन डन होती है, उसे क्या बोला जाता है? आपके सॉलिटरी बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 आई होप समझ आ चुका है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20।
सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। दिए हुए सेंटेंस का इनडायरेक्ट मतलब नरेशन का टॉपिक है ये। तो देखिए मैंने कहा द लॉयर सेड टू मी देयर इज नो प्रूफ ऑफ योर इन्वॉल्वमेंट इन दिस केस। तो अब अगर मैं आपसे यहां बात करूं तो सबसे पहले जब कभी भी किसी भी डायरेक्ट सेंटेंस के रिपोर्टेड क्लोज का टेंस चेक करो तो रिपोर्टेड क्लोज का टेंस है इज, जो कि है प्रेजेंट में। अगर इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हमें पास्ट में करना होगा, मतलब इज का वॉज या वर होगा। क्लियर है, मान लेते हैं। तो जिसमें वॉज या वर नहीं दिया उन ऑप्शंस को आप वैसे ही हटा दीजिए। तो यहाँ इज दिया है, यहाँ भी इज, तो ये दो ऑप्शन तो हमारे बिल्कुल क्या हो चुके हैं, गलत। इन दोनों में वॉज है तो ये आंसर हो सकता है। लेकिन जब हम देखेंगे द लॉयर सेड टू मी, तो लॉयर सेड टू मी है तो सब्जेक्ट के बाद अगर आपके रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर या रिपोर्टिंग क्लोज में ऑब्जेक्ट दिया होता है तो आप अच्छे से जानते हैं कि सेड टू को हम टोल्ड में के अंदर चेंज कर देते हैं। तो यहाँ ये टोल्ड में कन्वर्ट नहीं होगा तो ये भी गलत हो गया। तो इस प्रकार आपके सिर्फ ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा, बाकी फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ क्या हो चुके हैं, बिल्कुल गलत हो चुके हैं। तो इस तरह से आप तुरंत इन क्वेश्चंस को अगर आपकी ग्रामर पे स्ट्रांग है अगर आप तो कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 21, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, एंटोनिम आप जानते हो विलोम शब्द को कहते हैं। मैंने कहा आपको फ्रेंडशिप। क्या कहा मैंने आपको, फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप यानी होता है दोस्ताना। अब दोस्ताना क्या उल्टा क्या होगा, शत्रुता। तो शत्रुता को क्या बोला जाता है, एनमिटी। क्या बोला जाता है, एनमिटी। एनिमी सुना होगा आपने, तो जिनमें ई एन स्टार्टिंग आता है ना बहुत से बार, वो मोस्टली आपके वर्ड रूट वर्ड के तौर पर शत्रुता का सेंस देते हैं। तो एनमिटी मीन्स होता है आपके शत्रुता। तो फ्रेंडशिप मीन्स है रिलेशनशिप बिटवीन फ्रेंड्स, और एनमिटी मीन्स होता है स्टेट और फीलिंग ऑफ एक्टिव अपोजिशन और हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी मीन्स होता है उग्र हो जाना। क्लियर। तो 21 आई होप आपको समझ आ चुका है। फिर हम देखते हैं 22, गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंसेज आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस, पिक द वन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर। ओके, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं इसमें क्या आपके आंसर होने वाला है। तो देखिएगा वही चीज सबसे पहले हम इनमें देखेंगे कि किस तरह से हमारी अप्रोच बनती है। तो अप्रोच को देखिएगा, मैंने कहा इवन द मोस्ट इल इक्विप्ड लेबोरेटरी वुड हैव बीन बेटर देन देयर सेड, thus they did not allow any difficulties to come in their way, but their mind was set upon the discovery of radium. The Curies had to work in extreme poverty. तो देखिए यहां पर हम ये देखो बट जब आ रहा है तो इसका मतलब सेंटेंस क्या है, किसी भी कंडीशन के अंदर पहले वाला कोई ना कोई रिलेटेड सेंटेंस है तो यह हमारा आंसर नहीं हो सकता। फिर हम 10 से देखें अगर किसी भी तरह से, तो यहां देखो एक में ए है, एक में डी है, एक में डी है, एक में ए है, मतलब ए और डी ही आपके फर्स्ट होगा। लेकिन इवन अगर कभी लगा देते तो इवन का मतलब क्या है, कोई ना कोई रिलेशन बनाएगा, तो इस कारण से इवन वाले ऑप्शन आपके बिल्कुल क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो बचा डी वाला, तो डी से स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा था क्यूरीज हैड टू वर्क इन एक्सट्रीम पुअर्टी, क्यूरीज को बहुत ज्यादा गरीबी के अंदर काम करना पड़ा। इवन द मोस्ट इल इक्विप्ड लेबोरेटरी वुड हैव बीन बेटर देन देयर सेड, भाई सबसे कमजोर लेबोरेटरी भी उनका जो सेट था उससे ज्यादा अच्छी हुआ करती थी। ठीक है, बट देयर माइंड वॉज सेट अपॉन द डिस्कवरी ऑफ रेडियम, लेकिन उनका दिमाग जो था वो एक ही तरफ कंसंट्रेशन कर रहा था और वो रेडियम की खोज की तरफ था। दस दे डिड नॉट अलाउ एनी डिफिकल्टीज टू कम इन देयर वे, इस प्रकार या इसलिए उन्होंने किसी भी प्रकार की डिफिकल्टीज को उनके रास्ते में आने के लिए, कठिनाइयों को उनके रास्ते में आने के लिए उन्होंने क्या नहीं किया, अलाउ नहीं किया। तो ऐसी कंडीशन में ऑप्शन नंबर 3 राइट है और सेकंड भी क्या निकल जाता है हमारा, रॉन्ग। तो बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर आपको नहीं है, वेरी गुड। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute, then select no substitution. Okay? तो अगर मैं बात करूं तो where you left your bag yesterday, इसके पीछे ग्रामर का क्या फंडा काम कर रहा है। yesterday का यूज हम करते हैं पास्ट के सिंपल में, और पास्ट सिंपल में जब कभी भी सेंटेंस होता है या पास्ट इंडेफिनेट में अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है, तो ऐसी कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। क्या होती है, डिड। तो जिनमें डिड नहीं है उनको तो पहले बात आप हटा दीजिए, और डिड जब आ जाता है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। जबकि लेफ्ट सेकंड फॉर्म है तो लेफ्ट भी हट गया, तो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी, लिव। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल क्या होता है, राइट होता है। तो बताइए कोई दिक्कत 23 में नहीं है, वेरी गुड। आगे देखते हैं 24,
सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, पर्यायवाची बताइए। फ्यूरी, फ्यूरी यानी उग्रता होती है, गुस्सा आ जाना उसे कहा जाता है, जिसका एक ही ऑप्शन बनता है आपके और वो है एंगर। तो फ्यूरी मीन्स क्या होता है, एंगर होता है। दैट्स मीन एक्सट्रीम स्ट्रेंथ और वियोलेंस इन एन एक्शन और ए नेचुरल फिनोमेनन, ठीक है, बहुत ज्यादा हिंसा करना अपने काम के अंदर, तो उसे क्या बोला जाता है, फ्यूरी, एंगर बोला जाता है, ठीक है। उग्रता, जैसे आपने सुना होगा ना फास्ट एंड फ्यूरियस, तो फ्यूरियस वर्ड निकला ही किससे, तेजी से, मतलब फ्यूरी से निकला है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, ठीक है, वन वर्ड के तौर पर है। तो मैं बात करूं, ए जियोमेट्रिकल फिगर विद 8 साइड्स, ठीक है, 8 भुजाओं के अंदर बटी हुई जो ज्योमेट्रिकल फिगर होता है जिसे हम कहते हैं अष्टकोण, तो उसे क्या बोला जाता है, तो अष्ट से रिलेटेड हमेशा ध्यान रखना ऑक्टेगोन होता है। क्या होता है, ऑक्टेगोन। ऑक्टेगोन का ऑक्टा मीन्स होता है 8, क्या होता है, ऑक्टा मीन्स आपके 8 होता है। तो ऐसे में बात करूं तो हेक्सा मीन्स तो होता है 6, हेक्सा मीन्स क्या होता है 6, जबकि पेंटागोन में पेंटा मीन्स होता है 5 और हेप्टागोन में हेप्टा मीन्स होता है 7। आपने अगर कभी सुना हो तो हेक्सागोन मीन्स होता है षटकोण, पेंटागोन मीन्स पंचकोण, हेप्टागोन मीन्स होता है 7 कोण जो होते हैं उसे बोला जाता है, ठीक है। तो बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। तो ये हमारा एसएससी सीजीएल का जो रिसेंटली पेपर हुआ था उसका डिस्क्रिप्शन सॉल्यूशन है, बिल्कुल डिस्क्राइब सॉल्यूशन है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाइक कीजिएगा, ओके। और हमारा टेलीग्राम चैनल जो है मेरा इंग्लिश बाय